और अब देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर खास पेशकश। Aircraft flight and the F-18 in your left-hand wing. You have been intercepted. Turn left onto north immediately. Acknowledged. आसमान में जब ब्रिटेन के जासूसी विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए तो क्या हुआ? रूस के फाइटर पायलट ने बिना देर किए ब्रिटेन के विमान पर मिसाइल दाग दी। इस एक मिसाइल हमले से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। ब्रिटेन और रूस के बीच बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। ब्रिटेन से युद्ध का मतलब होता नाटो से युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसकी शुरुआत तो आसमान से होती, लेकिन आसमान से लेकर धरती और समंदर तक सुलग उठते। ऐसी ही भिड़ंत रूस और ब्रिटेन के विमानों के बीच हुई थी जब काला सागर के ऊपर आसमान जंग का मैदान बन गया। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक काला सागर के ऊपर ब्रिटेन के स्पाई विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए थे। वो तो ऐन वक्त पर मिसाइल दगा दे गई, वरना रूस की मिसाइल ब्रिटेन के जासूसी विमान को खाक में ही बदल कर दम लेने वाले थे। गनीमत ये रही कि लड़ाकू विमान से फायर की गई मिसाइल तकनीकी खराबी से आधे रास्ते में ही गिर गई। अगर रूस की मिसाइल ने ब्रिटिश खुफिया प्लेन को मार गिराया होता तो आज युद्ध की तस्वीर कुछ और ही होती। यह पर्दाफाश अमेरिका के लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट में हुआ है। इसमें बताया गया है कि रूस का सुखोई Su-27 काला सागर इलाके में नियमित गश्त लगा रहा था। इस दौरान उसे ब्रिटिश वायुसेना का RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान नजर आया। दावे के मुताबिक ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट ब्रिटेन से टेक ऑफ करके यूक्रेन की सीमा के नजदीक काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। उस वक्त RC-135 में ब्रिटिश वायुसेना के 30 ऑफिसर्स और टेक्नीशियन मौजूद थे। RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान को हवा में रेडिएशन के स्तर मापने में महारत हासिल है। दावे के मुताबिक उस वक्त भी RC-135 यही काम कर रहा था। वो काला सागर के इलाके में परमाणु गतिविधि का सुराग ढूंढने में लगा था। तभी वो गश्त लगा रहे रूस के सुखोई 27 की नजर में आ गया। अमेरिका से लीक हुई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे रूस के लड़ाकू विमान को उसके कमांड सेंटर से ब्रिटिश खुफिया विमान को मार गिराने का आदेश दिया गया। इसके बाद रूस के Su-27 के पायलट ने ब्रिटिश RC-135 पर एक मिसाइल फायर कर दी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह घटना बड़ी डरावनी थी। यूक्रेन सीमा से 90 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 पर मौजूद था। दूसरी ओर थे रूस के 2 Su-27 लड़ाकू विमान। रूस के एक Su-27 से मिसाइल निकली जिसके निशाने पर था ब्रिटेन का जासूसी विमान। यह सामना काला सागर के ऊपर हुआ था और आसमान में युद्ध शुरू हो गया था। लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह घटना 29 सितंबर 2022 की है। अमेरिकी अधिकारियों को इस घटना की जानकारी थी। पिछले साल ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने भी इस घटना का जिक्र किया था। उस समय बेन वॉलेस Su-27 लड़ाकू विमान के साथ तकनीकी खराबी वाली मिसाइल लॉन्च को दोषी ठहराया था। लेकिन मुठभेड़ की गंभीरता लीक हुए ताजा डॉक्यूमेंट से सामने आई है। अमेरिका की लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक रूस के Su-27 पायलट को जमीन पर मौजूद एक रडार ऑपरेटर ने ब्रिटिश विमान के बारे में बताया था, लेकिन Su-27 विमान के पायलट ने उसका गलत मतलब निकाला।
रूस के पायलट को लगा कि उसे ब्रिटिश विमान पर मिसाइल फायर करने की इजाजत है। मिसाइल तैयार है। बटन बस दबने वाला है। आसमान में नजारा और दुश्मन देश का नक्शा दोनों बदल जाएगा। उत्तर कोरिया में पूरी फैमिली के साथ किम जोंग उन एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने पहुंच गए हैं। जापान के होक्काइडो में सायरन बजने लगा है। लोगों को घर खाली करने के आदेश मिले हैं। आशंका है कि किम जोंग उन की मिसाइल यहीं कहीं ना गिरे। किम जोंग उन की मिसाइल ये हुई लॉन्च। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जापान सहम गया। बाइडन के वॉशिंगटन डीसी तक किम जोंग के मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। किम जोंग उन खुश है, फैमिली खुश है, बेटी खुश है। जो पिता किम जोंग उन के साथ बैलिस्टिक मिसाइल का रेड बटन दबाने पहुंची है। ये तस्वीरें एक पिता पुत्री के साथ होने की बहुत सामान्य तस्वीरें नहीं है। कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिसे किम जोंग उन अपने ना होने के बाद उत्तर कोरिया का ताज सौंपना चाहते हैं, क्योंकि किम जोंग उन को अपना उत्तराधिकारी तो चाहिए ही इस दौर में। यूक्रेन युद्ध का हासिल देख रहे किम जोंग उन क्या युद्ध की विभीषिका में देश जले तो उसे बचाने वाला कौन होगा, इसकी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया में उत्तराधिकारी को लेकर दिलचस्प खेल होते रहे। किम जोंग उन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक बहुत सशक्त महिला ब्रिगेड है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग उसकी हित। किम जोंग उन की बेटी के लगातार अपने पिता के साथ दिखने के दौरान अब किम जोंग उन की बहन नजर नहीं आती। कहा जा रहा है कि शायद किम जोंग उन ने अपनी बहन से दूरी बना ली है और अभी से बेटी को शासन करने के तरीके सिखा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की 10 साल की बेटी का नाम किम जू एई है। ये नाम पिछले साल नवंबर के बाद से सुर्खियों में आया, जब किम जोंग उन मिसाइल टेस्ट के दौरान अपनी बेटी को लेकर आए थे। 23 फरवरी को किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ फुटबॉल मैच खेलते नजर आए। इसके बाद किम जू एई अपने पिता के साथ राजधानी प्योंगयांग में एक सैन्य परेड में भी दिखाई दी, जब सैनिकों ने 1 दर्जन से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर अब तक कुल 6 बार किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ बार बार देखकर क्लियर कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया की अगली राष्ट्रपति उनकी बेटी ही होगी। किम जोंग उन की कुंडली कहती है कि वो अपनी पत्नी तक को अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं देते। उनकी पत्नी ऑफिशियल ट्रिप्स पर भी उनके साथ नहीं होती है। किम जोंग उन की 3 संतानें हैं, लेकिन इन सब में किम जोंग उन ने किम जू एई को चुना है। आखिर क्यों किम जोंग उन की ये 10 साल की बेटी राज के लिए पिता से अब तक क्या क्या सीख चुकी है? इन सारे सवालों का जवाब एक एक कर देंगे। पहले जापान के इस क्षेत्र होक्काइडो को देखिए। किम
जोंग उन के मिसाइल परीक्षण के पहले यहाँ रहने वालों को इलाका खाली करने का ऑर्डर हुआ। हालांकि बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि ऐसा अंदेशा था कि किम जोंग उन के मिसाइल यहाँ गिर सकती है। किम जोंग उन की ये मिसाइल जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच समुद्र में गिरी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान जारी किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से ऊंचाई से दागी गई ये मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरी। इस मिसाइल को मध्यम या लंबी दूरी का हथियार बताया गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसे लंबी दूरी की मिसाइल बताया, जबकि जापान ने कहा कि उत्तर कोरिया ने शायद अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण किया। कहा जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल किम जोंग उन की पहले की मिसाइलों से भी खतरनाक है। कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। इस मिसाइल का नाम है होसोंग 80। इसकी रेंज 15 से 20,000 किलोमीटर होने की उम्मीद है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसका वजन 80,000 से 2 लाख किलोग्राम के बीच होगा। लंबाई 79 से 85 फीट के आसपास होगी। होसोंग 18 मिसाइल में परमाणु हथियार लगा सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV भी लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला करने लायक। इस मिसाइल से उत्तर कोरिया पूरे अमेरिका में कहीं भी परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि आधे अमेरिका पर हमला करने की क्षमता वो होसोंग 15 से ही हासिल कर चुका था। क्या 413 दिन की जंग के बाद रूस अब यूक्रेन पर हर दिन 5000 हमले कर रहा है? ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट को देखकर नाटो और यूक्रेन के होश क्यों उड़ गए हैं? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो पर भड़कते हुए क्यों कहा है कि यूक्रेन रूस पर पलटवार तब तक नहीं करेगा जब तक कि यूक्रेन को 200 लड़ाकू विमान और 500 टैंक नहीं मिल जाते? क्या नाटो यूक्रेन को हरवाने की साजिश कर रहा है? पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां ये दावे क्यों कर रही हैं कि ईरान और उत्तर कोरिया के हथियारों से रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या इस वक्त यूक्रेन में नाटो की स्पेशल फोर्स के 500 ऑफिसर रूस के खिलाफ खुफिया तरीके से जंग कर रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट ये क्यों कहने लगे हैं कि 14 महीने की जंग के बाद रूस अब मई 2023 तक यूक्रेन को हर हाल में जीत लेगा? हर दिन 5000 हमले। चार 400 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन का भूगोल बदल डाला है। 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन की आधी को भयानक हमले में मार डाला है। 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के आधे से ज्यादा टैंक और तोपों को जबरदस्त हमले में उड़ा दिया है। 70 साल के पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है कि 45 साल के ज़ेलेंस्की और 80 साल के बाइडेन मिलकर भी रूस को घातक हथियारों के दम पर नहीं हरा पाएंगे। 81 देश मिलकर भी रूस की फौज का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नाटो के 31 देशों के जनरल मिलकर भी रूस से भागते और मरते यूक्रेन को नहीं बचा पा रहे हैं। रूस ने अब जंग को एक तरफा बनाकर रख दिया है। अब हालात ये हैं कि यूक्रेन की फौज को यही समझ में नहीं आ रहा है कि रूस पर पलटवार करें या फिर जिन इलाकों पर रूस भयानक हमले हर दिन कर रहा है उन इलाकों को बचाएं। हम आपको बताते हैं कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत में रूस पिछले 8 महीनों से भयानक हमले कर रहा है। रूस की सेना और पुतिन के लिए वफादार वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बखमूत को धूल में मिला दिया है। अब ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी ने दावा किया है
कि बखमूत यूक्रेन लगभग हार चुका है, क्योंकि रूस ने अपने सबसे माहिर फौज से बखमूत को लगभग जीत लिया है। बात करेंगे बैतूल की। बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी परंपराओं का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा के साथ होता है। इनमें से कई परंपराएं तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर ही आम व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इनका निर्वहन करने वाले को दर्द का जरा भी एहसास तक नहीं होता। देखिए आप भी। बैतूल जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर में लोहे की नुकीली सुई से धागे पिरोकर नाचते हैं। यही नहीं, वे बैलगाड़ियां भी खींचते हैं। चैत्र के महीने में होने वाले इस आयोजन को नाड़ा गाड़ा कहा जाता है। शरीर में नाड़े पिरोकर नाचने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसकी परंपरा ये है कि जैसा मेरे लड़का बीमार हो गया, मैंने मना दिया कि माता राम मेरा लड़का सुधर जाएगा तो मैं गाड़ा खींचाऊंगा, मैं लिम पहनाऊंगा, ऐसा करके मना देते हैं। वो सुधर जाते तो वह मानता करते हैं। तो ये परंपरा बहुत दिन से है। सुई धागे का काम कपड़ों या किसी दूसरी चीज को सिलने के लिए होता है, लेकिन बैतूल में एक ऐसी परंपरा भी है जहां नुकीली सुई का इस्तेमाल इंसानी शरीर में नाड़े पिरोने के लिए किया जाता है। यकीन ना हो तो ये तस्वीर देखिए। बैतूल की भैंसदेही तहसील के चिचौला ढाना गाँव की ये तस्वीरें हैं, जहां मन्नत पूरी होने पर देवी का आभार जताने के लिए शरीर में नाड़े पिरोकर नाचते हैं। मनोकामना जो भी सोचो पूरी होती है। अच्छा, जो भी मन्नत कर दो वो बिल्कुल आराम से पूरी होती है, जब तो इतनी जनता जुटती है। हर साल चैत्र महीने में होने वाले इस आयोजन में मन्नत पूरी होने की खुशी में कई ग्रामीण खुशी खुशी अपने शरीर में नाड़े पिरोते हैं। सूती धागों को गूंथकर नाड़े तैयार किए जाते हैं, जिन पर मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। इन नादौन को एक लोहे की मोटी सुई की मदद से शरीर के दोनों तरफ चमड़ी में पिरो दिया जाता है और उस जगह भी मक्खन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद इन नाड़ों को दो छोर पर लोग पकड़कर खड़े होते हैं और भगत बना शख्स नाड़ों के बीच नृत्य करता है। पूरी हुई आपकी? अपना ऑपरेशन हुआ था, मतलब अपन जाने के चक्कर में थे, मैया जी की कृपा से सब ठीक हो गए। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपका? ये पाई की नस चौक हो गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने मंदिर में आके? अगर मैं टर्न हो जाऊंगा मैया जी तो तेरा गाड़ा खींच दूंगा। अच्छा, तो आपने क्या किया आज? गाड़ा खींचा। अच्छा, तो लगता है माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है वो। वहीं चिकित्सक इसे सेहत के लिए घातक बताते हैं, लेकिन ये परंपरा बदस्तूर जारी है। ये जगह है, वहाँ पे एक ऐसा है कि मान्यता पूरी होने पे लोहे के सूजे के साथ एक धागा रहता है, वो पिरो के अपने चमड़ी में से निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि लोहे में कई बार जंग होता है। दूसरा जो धागा होता है वो प्रॉपर स्टेराइल नहीं होता है, उसमें अलग तरीके के कोई मिट्टी के पार्टिकल हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। ऐसे ही वो जो सूजा रहता है वो भी स्टेराइल नहीं होता है, तो इससे विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण हैं वो चमड़ी में या अंदर ब्लड में होने की बहुत संभावना रहती है, और इसके कारण हो सकता है कि सेप्सिस हो जाए और लोगों की जान तक जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है। शरीर में नाड़े पिरोने की वजह से इस आयोजन के नाम में नाड़ा शब्द जुड़ा है, जबकि गाड़ा शब्द बैलगाड़ी का प्रतीक है। कुछ लोग शरीर में नाड़े पिरोकर मन्नत पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरे आयोजन गाड़ा में कई बैलगाड़ियों को एक लकीर में बांध दिया जाता है और फिर इन बैलगाड़ियों को बैलों की मदद से नहीं बल्कि खुद ग्रामीण बैल बनकर खींचते हैं। इस तरह से ये आयोजन नाड़ा गाड़ा कहलाता है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में लोहे की सुई से नाड़े पिरोना गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से रिशु नायडू की रिपोर्ट। मारिया शकील और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने वाराणसी के नरपुर के प्राइमरी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल के छात्रों के साथ स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया। फिल्म कलाकार शिल्पा शेट्टी ने बच्चों के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुड हाइजीन की बात भी की। I am here with a very special teacher today. Shilpa has travelled all the way from Bombay to be with us in this पाठशाला। इससे पहले मैं बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, शिल्पा शेट्टी who has lived the mantra स्वस्थ रहो मस्त रहो। लेकिन पहले ये बताइए कि पाठशाला की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, और जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आज ऐसे करते हैं, हाथ ऊपर बच्चों,
ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए, बाथरूम क्यों साफ रखना चाहिए हमें? क्योंकि वो कीटाणु उसमें अगर कोई जा रहा है लैट्रिन करके वो नहीं बहा रहा है तो उससे कीटाणु हो रहा है और आदमी बहुत सारे बीमार हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली और अगर बीमार होता है बंदा तो क्या होता है? वो काम नहीं कर सकते थे और हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। तो क्लेanलीनेस इज नॉट जस्ट इक्वल टू गॉडलीनेस, दैट्स समथिंग दैट वी लर्नड। जब हम स्कूल में थे तो हमको पढ़ाया जाता था और मैं हमेशा सोची थी ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं हमें मॉरल साइंस में? क्लेanलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस, क्लेanलीनेस इज इक्वल टू हेल्थ। नाउ आई से दैट क्लेanलीनेस इज ऑल्सो इक्वल टू वेल्थ। आई थिंक when we say cleanliness is next to godliness, we have to also practice it and not just preach it.